Hello everyone, myself Shweta Sharma, Assistant Professor from Nalanda Mahila College, Bihar Sharif, Patliputra University. Today I will be giving a lecture on Public Administration. आज के लेक्चर का विषय लोक प्रशासन से जुड़ा होगा और आमतौर पर यह फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है. सो बट अदर देन दैट, नॉट जस्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बट हर क्षेत्र के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं. ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं. इवन देन एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम बहुत रुचि से समझ सकते हैं. इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही जोड़कर इसे समझा जाए. एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी हम लोक प्रशासन को समझ सकते हैं. लोक प्रशासन लोकहित तथा लोक निर्माण में किए जाने वाला कोई भी ऐसा प्रशासनिक कार्य है जो आमतौर पर सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले कार्य तक सीमित हो गया है. आज लोक प्रशासन का अर्थ प्रशासनिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के प्रतिपादन से संबंध संगठन तथा प्रकार्य की प्रणाली का घोतक है. इसी कारण यह आधुनिक समाज का एक आवश्यक अंग तथा जीवन में एक प्रमुख रूप बन गया है. आमतौर पर आज हर राष्ट्र, चाहे वह पूंजीवादी राज्य हो या साम्यवादी, में यह एक प्रमुख संस्था बन गई है तथा इसके द्वारा प्रतिपादित कार्य राष्ट्र की हर संस्था तथा व्यक्ति को प्रभावित करते हैं. परंतु तीसरी दुनिया में राज्य के समय सीमित पूर्ण विकास की आवश्यकता ने इसे आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों के साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी विशेष अधिकार प्रदान किए हैं. मोहित भट्टाचार्य के शब्दों में यदि हम समझें तो इसे एक तरह से सरकारी गतिविधियों का एक पहलू है. एक पहलू के रूप में इसे लोक प्रशासन के हर राजनीतिक व्यवस्था में सरकार के कार्यात्मक अंग का एक सहजीवी हिस्सा होता है तथा राजनीतिक नीति निर्माताओं द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों की पूर्ति का काम करता है. अब बहुत सारे विद्वानों ने लोक प्रशासन के अर्थ को समझने की कोशिश की है. जैसा कि समझते हैं कि प्रशासनिक संस्थानों में किए जाने वाले क्रियाकलापों के संबंध में हम समझते हैं तो तीसरी दुनिया इसे अलग तरीके से समझती है. सिर्फ सरकारी कार्य से ही नहीं बल्कि थर्ड वर्ल्ड नेशंस इसको आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रभावित करने वाली प्रक्रिया की तरह भी इसे समझती है. और कई बार विद्वानों ने ये भी समझा है कि यदि यह सरकारी गतिविधियों का एक पहलू है तो इसको ना कि सिर्फ एक सरकारी क्रियाकलापों की तरह समझे. बहुत सारे विद्वानों ने इसे एक प्रक्रिया की तरह भी समझा है. तो लोक प्रशासन को हम बहुत तरह से समझ सकते हैं. जैसे इसका संबंध जो है वह कई क्षेत्रों में हम देख सकते हैं. जैसे कि लोक समाज, क्रियापालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, उनसे संबंध रखता है. फिर हम इसे एक तरह से लोक नीति, जो कि पब्लिक पॉलिसी, जो कि आज के क्षेत्र आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत उस उपयोग है. कई बार निजी प्रशासन, जिसको हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उसमें भी हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी उपयोग होता है. फिर कई बार हम ह्यूमन रिलेशंस का जब स्टडी करते हैं, जिसमें कि मानवीय संबंध मूलक दृष्टि से कई बार प्रभाव करती है यह. अगर हम मानवीय संबंधों के बारे में जानना चाहें तो भी हम लोक प्रशासन का उपयोग करते हैं. कई बार ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं या फिर निजी समूहों तथा व्यक्तियों से भी कई बार जुड़कर लोक प्रशासन कार्य करती है. तो मतलब हमने कई रूप देखे अभी लोक प्रशासन का. तो इससे यह पता चलता है कि लोक प्रशासन के
बहुत रूप है, वह सिर्फ एक विषय ही नहीं है, कई क्षेत्र हैं जिसमें कि इसको हम देख सकते हैं। जैसे कि इयन ग्लैडगन है, उनका कहना है कि लोक प्रशासन का वास्तविक क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक सेक्टर से है, सार्वजनिक मामलों के प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे लूथर गुलिक, उनका कहना है लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का भाग है जो सरकार से संबंधित है। वह सरकार के कई जो 3 अंग हैं, प्राय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सो इन सबसे लगाव है लोक प्रशासन का। और इसके बाद इसको यदि हम देखें कि यह लोक नीतियों में काफ़ी प्रचलित है, जिसको हम कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी, उस क्षेत्र में भी लोक प्रशासन का काफ़ी उपयोग है। इसमें ख़ास तौर पे एल डी वाइट ने इसकी चर्चा की है। उनका कहना है लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति, जो कि सार्वजनिक नीति है, को पूरा करने का अथवा क्रियान्वित करना होता है। अब यह 2 पहलू के अलावा भी लोक प्रशासन को कई बार कानून से जोड़ते हैं कि कानून के क्रियान्वयन से भी इसका सरोकार है। जैसे कि वुड्रो विल्सन की बहुत पॉपुलर किताब है द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उस पुस्तक में इस बात की चर्चा की गई है कि लोक प्रशासन का कानून से भी काफ़ी हद तक संबंध है, जिसमें कि उनका कहना है कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यह विचारों, तकनीक और प्रक्रियाओं का मिला जुला एक रूप है। जैसे कि इसमें खास तौर पे इवान एस बैंकी ने कहा है, उनकी एक किताब है जो संपादित हुई है, डिक्शनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। उसमें उन्होंने इसकी परिभाषा को डिफाइन किया है इस फॉर्म में कि प्रशासन उन सभी विचारों, तकनीक और प्रक्रियाओं का एक मिला जुला रूप है जो निजी संगठनों को अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप में भौतिक और मानवीय संसाधनों को संगठित करके उनमें समन्वय और नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनाई जाती है। तो इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि इन सभी बातों से यह पता चलता है कि लोक प्रशासन का दायरा बहुत बड़ा है और इसको हम बहुत तरह से अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। तो सिर्फ इसका संबंध एक सरकारी क्रियाकलापों को करने का नहीं है, यह हमारे आम तौर पे आम जिंदगी में भी बहुत तरह के पहलुओं से हमें परिचित करती है। और इसको हम सोच करके देखें तो काफ़ी निजी तौर पे हम अपने अनुशासित जीवन में इसका प्रयोग ला सकते हैं। तो जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो ये सबसे पहले जब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय के तौर पे आया तो यह बहुत तरह के चरणों में आया। इसका जो अभ्युदय हुआ वह काफ़ी पहले हुआ। यह अचानक से एक विषय के तौर पे हमारे लिए नहीं आया। इसको बहुत तरह से शास्त्रियों ने, विद्वानों ने कई रूप में इसे पढ़ा, इसे समझा, तब जाकर इसको एक मुकाम दिया कि ये बहुत रूपों में हम इसको समझ सकते हैं। तो इससे जुड़े कई चरण हैं जिसमें कि 5 चरणों में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला चरण है सन 1857 से लेकर 1926 के बीच का पहला चरण है, विच इज़ 1887 से 1926 में है। इस समय लोक प्रशासन का उदय हुआ। खासतौर से इसका वुड्रो विल्सन का एक लेख है
जो उनकी काफ़ी प्रचलित ऐसे है उसमें आया यह द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें इसे एक शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन को जन्म दिया। सो वुड्रो विल्सन को कहा जाता है कि वह लोक प्रशासन के जन्मदाता हैं। तो उनका मतलब उनके हिसाब से यदि हम देखें तो प्रशासन राजनीतिक रूप से लिए गए निर्णयों का कार्यान्वित करने से सरोकार रखता है। प्रशासन राजनीतिक रूप से लिए गए निर्णयों के कार्यान्वित करने का सरोकार रखता है। मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजनीति से कैसे लोक प्रशासन को उन्होंने जोड़ा है। फिर कुछ सालों बाद जो कि सन 1900 में जो बहुत दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटी, जो फ्रैंक जे गुडनॉव उनकी एक बहुत ही प्रचलित काम हुई जिसमें पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें राजनीति और प्रशासन का जिक्र हुआ, लेकिन वह थोड़ा हटकर हुआ। इसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों ही जो राजनीति और प्रशासन है दोनों में धारणात्मक अंतर है, और इस बात को बताते हुए गुडनॉव ने आगे बढ़ा है, जो कि विल्सन के विचारों से या विल्सन के सिद्धांतों से थोड़ा अलग है। इसमें उन्होंने लोक प्रशासन को दूसरे फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। उन्होंने यह कहा है कि राजनीति का काम नीति निर्माण अथवा राज्य की इच्छा का प्रकटीकरण है, मगर प्रशासन जो है, प्रशासन का काम इन नीतियों का निष्पादन करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विचारधारा है थोड़ा कुछ सालों बाद बदलती जा रही है लोक प्रशासन को लेकर के। पहले राजनीति और प्रशासन के साथ दोनों को एक विषय के तौर पे देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी उपयोगिता बढ़ती है हम देख रहे हैं कि विद्वानों ने राजनीति को अलग और प्रशासन को अलग करके देखा है। मीन्स प्रशासन, लोक प्रशासन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और उसकी उपयोगिता राजनीति से अलग करके समझी जा रही है। अब विद्वानों ने ये भी कहने की कोशिश की है कि दोनों के कार्यों में संस्थागत स्थानीकरण का भी अंतर है। मीन्स राजनीति का स्थान विधानसभा और सरकार के कार्यालय से जोड़ा गया है, जैसा जहां निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाता है, तथा प्रशासन का स्थान उन्हीं नीतियों निष्पादन शाखा तथा अधिकारी तंत्र को माना गया है। तो इस प्रकार हम दोनों के बीच में एक डिफरेंस देखते हैं कि वह राजनीति से अलग है। प्रशासन और राजनीति दोनों के कार्य क्षेत्र भी अलग होते जा रहे हैं। नाउ अब आप कुछ सालों बाद, मीन्स पहले ही चरण में हम कुछ सालों के बीच में डिफरेंस देखते जा रहे हैं। अब सन 1926 में लियोनाई वाइट की पुस्तक आई। उन्होंने, उनकी किताब है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह जो उन्होंने भी लोक प्रशासन का अध्ययन किया। उसमें इसी दौरान 1911 में फिर फ्रेडरिक टेलर की पुस्तक आई द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसमें भी इसकी चर्चा की गई, जिसके कारण 19वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में वैज्ञानिकों ने प्रबंध आंदोलन का सूत्रपात्र ढूंढा। इस बात पर जोर दिया कि कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ रीति सदा एक ही होती है, प्रशासन प्रबंध के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है, तथा प्रत्येक विषय का प्रबंध करने के लिए श्रेष्ठतम रीतियों और सिद्धांतों की खोज करना संभव होना चाहिए। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रशासन को अब इस काल में प्रशासन को मैनेजमेंट से जोड़ा जा रहा है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज कनेक्टेड। अर्लियर वी सॉ दैट पॉलिटिक्स एंड administration were synonymous. Now, later on, few years later, we see that politics and administration are different. Now, after few years, that is during 1911 to 1926, we see the role of administration is connected with management. Means सबसे पहले सरकार और प्रशासन एक समझा गया, उनके
क्रियाकलापों का जो माध्यम था वो एक ही था। उसके बाद राजनीति और प्रशासन अलग हो गया। फिर कुछ सालों बाद विद्वानों ने खोज की कि प्रबंध और प्रशासन भी अलग हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह लोक प्रशासन के लिए खुद में एक बड़ी बात है कि यह एक मामूली सा एक विषय जो कि बहुत निजी तौर पे एक विषय है, इसके बहुत सारे पहलू दिखते जा रहे हैं। और इसको यदि हम और बेहतर समझेंगे तो इन सभी डेवलपमेंट के बाद हम देखते हैं कि हम दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इसकी खोज बहुत ही डिफरेंट तरीके से की गई है, जिसमें कि इसकी पहचान, इसके बहुत सारे सिद्धांत आते हैं लेटर ऑन एक मैनेजमेंट साइंस के तौर पर। सो दूसरा चरण जो है, सेकेंड स्टेज, 1927 से 1937 में है। यहाँ पर राजनीति और प्रशासन की द्वंद्वात्मकता को और अधिक बल मिला है। यहाँ पे प्रबंधकीय विज्ञान को उसके विकास को जोर दिया गया है। प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं तथा लोक प्रशासन के विद्वानों का काम इन सिद्धांतों का पता लगाना और इनके क्रियान्वयन का प्रोत्साहन देना है। सो इस चरण में हम प्रबंधकीय विज्ञान के बारे में समझते हैं, मीन्स मैनेजमेंट साइंस। सो दूसरा चरण जो है मैनेजमेंट की ओर बढ़ रहा है। लोक प्रशासन का सरोकार मैनेजमेंट से हो रहा है, प्रबंध से हो रहा है। 1927 में V.F. विलोबाई, इनकी पुस्तक आई जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आई। उसके बाद मैरी पार्कर फॉलेट, उनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई जिसका नाम था क्रिएटिव एक्सपीरियंस। हेनरी फेओल, उनकी किताब थी इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। मुने तथा रॉले द्वारा लिखित प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई। इन 1937 लूथर गुलिक तथा उर्विक की पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आई। सो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे विद्वानों की पुस्तकें या उनका जो काम था, बहुत सारे सिद्धांत को धीरे धीरे करके जन्म देता है। ऐसा विश्वास प्रकट किया गया कि सभी संगठनों में यह समान रूप में लागू होता है। यह युग लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग रहा और इसी दौरान एक बहुत ही प्रचलित पद्धति आई जिसको पोड्सकॉर्ब कहते हैं, POSDCORB। लोक प्रशासन ने इस टर्मिनोलॉजी को खोज किया, जिसमें कि P फॉर योजना, O फॉर संगठन, S फॉर कर्मचारी, D फॉर निर्देश, CO फॉर समन्वय, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजट। ये पोड्सकॉर्ब की खोज। नाउ इसके बाद हम देखते हैं तृतीय चरण में पहुंचते हैं 1938 से 1947 में, और यह चरण बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पूर्ण मान्यताओं को चुनौती देते हुए यह चरण आगे बढ़ता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बल ह्यूमन रिलेशंस को, मानव संबंधों को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। खास तौर पर 1939 में F.J. रॉथलिच और विलियम जे डिक्सन, इनकी किताबें प्रचलित हुई, जिसमें खास तौर पे उन्होंने आगे मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच के रिलेशन को हाईलाइट किया है। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, इनका ये बहुत पॉपुलर किताब था। मिस्टर हॉथॉर्न, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक ह्यूमन रिलेशन इस्टेब्लिश करने में, और यह लोक प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है तीसरे चरण में। तो हॉथॉर्न प्रयोग जो है, जिसको हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसमें क्या है कि कामगारों के उत्पादन पर सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक उपकरणों के शक्तिशाली प्रभाव का स्पष्ट प्रदर्शन किया गया है। वैज्ञानिक प्रबंध
सांप्रदाय की जड़ें हिला दी। मीन्स यहाँ पे अब साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ मैनेजमेंट साइंस जो है जिस तरीके से ह्यूमन रिलेशन को शायद कहीं ना कहीं भूल रहा था, जो कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के आने के वजह से मैनेजमेंट साइंस, जिसको वैज्ञानिक प्रबंध जिस तरीके से वो काम कर रहा था, उसमें हस्तक्षेप करके एक मैनेजमेंट को एक ह्यूमन रिलेशन से लिंक करता है, जहाँ की मैनेजमेंट और वर्कर के बीच का एक रिश्ता एक इमोशनल लेवल पे नॉर्मेटिविटी आई है। इस विषय में नॉर्मेटिविटी का भी इंटरफेरेंस हुआ है थर्ड स्टेज में। तो संगठनात्मक चिंतन की मशीनी धारणा की सीमाएं इंगित की गई है। इसकी विशेषता यह है कि संगठनों में मानवीय संबंधों के अत्यंत महत्वपूर्ण रूप को दर्शाया गया है। सन 1938 जो बुक पब्लिश हुई है चेस्टर बर्नर द्वारा, कार्यपालिका के कार्य, 1946 में एक ऐसे लिखी गई बाय हर्बर्ट साइमन। उनका इसमें ये बेसिकली उन्होंने ये कहना चाहा है कि प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों की हंसी उड़ाते हुए उन्होंने किंवदंतियों की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट साइंस को चैलेंज देते हुए ह्यूमन रिलेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में घुसता है। उसके बाद चतुर्थ चरण जो है 1947 से 1970 में आता है। इसमें क्या बदलाव आता है? इसमें डिसीजन मेकिंग का एक फेज आता है और डिसीजन मेकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने लगता है। इसमें हम देखते हैं हर्बर्ट साइमन की किताब है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और रॉबर्ट डाल की किताब आती है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रॉब्लम्स। वो दोनों किताबें 1947 में पब्लिश हुई हैं। अब इसमें क्या है कि प्रशासन के सिद्धांत के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है अब सिद्धांत पे सिर्फ नहीं चलेगा लोक प्रशासन, बेसिकली निर्णय निर्माण प्रशासन का हृदय है। उनका कहना है कि लोक प्रशासन को मानवीय मनोविज्ञान, सामाजिक शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान से जोड़ा गया है। अध्ययन क्षेत्र में भी इसका काफ़ी विस्तार रूप से इसको समझा गया है इस क्षेत्र के वजह से। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हम उसे एक सिद्धांत की तरह नहीं देख सकते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। इसमें डिसीजन मेकिंग भी आना चाहिए कि एक महज सब्जेक्ट की तरह, एक थ्योरी की तरह नहीं पढ़ना है ह्यूमन रिलेशन क्या है, मैनेजमेंट साइंस क्या है, नहीं, अब इसमें डिसीजंस भी लेना है। इस सब्जेक्ट का उपयोग डिसीजन मेकिंग में भी करना है। तो चतुर्थ चरण में हम यह देखते हैं कि काफ़ी हद तक यह लोक प्रशासन का विषय काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है विद्वानों के बीच में। जैसे कि रॉबर्ट टाल की जो किताब पब्लिश हुई 1947 में, उन्होंने उसको चैलेंज करते हुए कहा है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन का ये जो पीरियड है, जिसको हम शायद मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से, सिर्फ सिद्धांत से जोड़कर, तो कह रहे हैं यह बेसिकली ऐसी बात नहीं है। यह सिर्फ एक विज्ञान नहीं है, ना ही यह एक सिद्धांत की तरह देखते, बट डिसीजन मेकिंग, बेसिकली एम्पेरिकल यूसेज की बात की गई है। तो हम देख रहे हैं कि चतुर्थ चरण जो है काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब तक जो पहला, दूसरा, तीसरा चरण था, इसमें थोड़ा बहुत एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को चैलेंज कर रहा था, सब में कुछ ना कुछ अलग था। बट इसमें इस काल को, चतुर्थ काल को संकट का काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें थोड़ा हटकर बात हो रही है, सिद्धांत की बात नहीं हो रही है, इसमें प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये था कि इस चरण का प्रॉब्लम बेसिकली ये था कि इस शास्त्र का विज्ञान होने का दावा कठिन चुनौतियों तथा आलोचनाओं का सामना कर रहा था। यहाँ तक कि इसका स्वरूप भी वाद विवाद का विषय बन गया। इसी स्थिति को स्वरूप की संकटावस्था, जो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कहा गया है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि चतुर्थ चरण
थोड़ा हटकर इस पर काम कर रहा था लोक प्रशासन के ऊपर, तो इसे काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ा। एक और समस्या आई जो प्रशासन के विद्वान राजनीति शास्त्री के अंतर्गत आए, जो ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र में स्वयं कुछ परिवर्तन आ रहे थे उस दौरान। तो मीन्स प्रशासन और राजनीति में पहले से ही मतलब बहुत ज़्यादा हम कई सिद्धांतों में मैं देख चुके थे कि कोई बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं था। तो वो धीरे धीरे प्रूव होते होते आगे चलता गया। तो राजनीति शास्त्रों ने भी इसे अलग करके सोचने लगे लोक प्रशासन को। और राजनीति शास्त्र उस दौरान, राजनीति शास्त्र में भी खुद ब खुद इतने परिवर्तन आ रहे थे कि लोक प्रशासन को धीरे धीरे एक्सक्लूड, खुद ब खुद वह विषय उससे राजनीति शास्त्र से एक्सक्लूड होता चला गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं एक सिद्धांत, नई खोज के दौरान कुछ संकट आते गए, तो यह विषय धीरे धीरे थोड़ा अनपॉपुलर होता चला गया। तब इसी दौरान यह समझ में आया कि इसके लिए एक प्रशासनिक विज्ञान की आवश्यकता है, इसके एक नई डिस्कवरी की ज़रूरत है। इस विषय को एक नई पहचान भी चाहिए इसे, जो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है उससे सफ़र कर रहा था यह विषय। तो 1956 में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली के नाम से एक पत्रिका पब्लिश हुई, जो कि इसके बारे में डिस्कस करती है कि इस विषय को एक प्रशासनिक साइंस की ज़रूरत है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, उसके लिए एक डीप स्टडी की ज़रूरत है ताकि यह विषय आम तौर पे लोगों के बीच आए, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह, एक बिल्कुल प्रचलित विषय की तरह, जो आत्मनिर्भर विषय के रूप में आए, किसी भी सब्जेक्ट का इसे सहारा ना लेना पड़े, आमतौर पर राजनीति शास्त्र। तो इसी तरह से 1971 में यह पंचम चरण में घुसता है, जो कि लास्ट स्टेज है इसके डेवलपमेंट का, और वह आज तक हम उसी चरण को फॉलो कर रहे हैं। 33 वर्षों के लंबे चुनौतियों और आलोचनाओं वाले अंतराल ने लोक प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। संकट काल के लोक प्रशासन को परिपक्व बना दिया था तथा सुदृढ़ तथा विश्वसनीय सिद्धांत की खोज हेतु प्रेरित किया। तो इस समय हम देखते हैं कि इतना क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से सफ़र कर रहा था यह विषय। तो फिर एक जो पहलू निकल के आया वो था कि इस सब्जेक्ट को एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट साइंस तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस तो हैं ही, लेकिन वो प्रैक्टिकल लेवल पे यूज़ होगा, जैसे डिसीजन मेकिंग हुआ या क्रियाकलापों के संबंध में देखें तो। लेकिन अगर हम एक डिसिप्लिन की तरह पढ़ते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह पॉपुलर नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं यह सब्जेक्ट हर विषय को टच कर रहा है, तो इसको विद्वानों ने सोचा कि इसको एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरह डेवलप किया जाए। तो एक नया पहलू जो ऊपर के आया कि सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, यह एक प्रोसेस ही नहीं, यह एक सिर्फ डिसीजन मेकिंग ही नहीं, ह्यूमन रिलेशन ही नहीं, यह एक अप्रोच, एक प्रक्रिया की तरह भी लोक प्रशासन काम आ सकता है समस्त मानव जाति के लिए। तो अनेक शास्त्रों के विद्वान, अर्थशास्त्री, मनोविज्ञानी, समाजशास्त्री, मानव शास्त्री आदि इस विषय में रुचि लेने लगे। तो इस विषय इस काल में, इस चरण, पंचम चरण में यह हुआ कि हर विषय के विद्वानों ने इसमें रुचि दिखानी शुरू की। फिर यह एक तरह से एक अंतर विषयी, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं, अंतर विषयी दृष्टिकोण के रूप में उभरा। तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययन आया, इसमें विकास प्रशासन आया, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट स्टडीज़ की खोज हुई, नीति विज्ञान आई, विकासशील राष्ट्रों की परिस्थिति के अनुरूप लोक प्रशासन की खोज हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि पंचम चरण ने कहीं ना कहीं वो एक महत्वपूर्णता को बढ़ा दी लोक प्रशासन के, जो कि
धीरे धीरे खो रही थी संकट काल में। तो इस दौरान वॉल्डो और रिग्स, दो विद्वानों ने इसे काफ़ी प्रचलित किया। जो फ्रेडरिक्स हैं, उनका कहना है कि लोक प्रशासन को एक तुलनात्मक अध्ययन की तरह देखा जाए तथा विकासशील देशों के समाजों के अध्ययन के लिए भी इसके आदर्शों का इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका उपयोग डेवलपिंग नेशंस को ज़्यादा है रादर देन डेवलप नेशन को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलपिंग नेशन में कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन रिलेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी डिसीजन मेकिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसको खास तौर पे विकासशील देशों के स्टडी में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर ड्वाइट वॉल्डो ने खोज की एक नवीन लोक प्रशासन को, जिसको हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इन्हें नवीन लोक प्रशासन के जनक भी कहते हैं, ड्वाइट वॉल्डो को। 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन के अभ्युदय में समृद्ध किया इन्होंने। तो नवीन लोक प्रशासन को यदि हम समझना चाहें तो इसकी कुछ विचारों को हमें जानना चाहिए। वो यह है कि नवीन दृष्टिकोण लोक प्रशासन की मूल्य व्याख्या को अवस्वीकृत करता है, राजनीति प्रशासन के द्विभाजन को भी अस्वीकार करता है। यह मानवीय संबंधों तथा प्रशासन एवं सामाजिक परिवर्तनों के बारे में नए सृजनात्मक दृष्टिकोण पर विशेष बल देता है। तो इस प्रकार नवीन लोक प्रशासन जो है वह लोक प्रशासन को एक नए नज़रिए से देखने का प्रयास करता है। तो आशा करती हूँ कि इन 5 चरणों में हम बहुत कुछ समझ रहे हैं लोक प्रशासन के बारे में। लोक प्रशासन को सिर्फ विषय के तौर पर ही ना देखें, इसको हम एक प्रयास की तरह देख सकते हैं, दूसरे विषयों को समझने का एक अप्रोच समझ सकते हैं। तो काफ़ी बदलाव आने के बाद नवीन लोक प्रशासन हमें यह सिखा रहा है कि इसके दृष्टिकोण को भी हम बदल सकते हैं। तो इस तरीके से लोक प्रशासन हमारे जीवन को बहुत निजी तौर पे अफेक्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर हम इसको समझें, एक सफल नागरिक की तरह भी हम लोक प्रशासन को समझ सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम समझ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करती हूँ और इसको और भी विस्तृत रूप से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।